Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज है डेट 9 जुलाई 2020 और हम डिस्कशन करेंगे दैनिक जागरण। तो आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज दैनिक जागरण न्यूज़पेपर डिस्कशन। तो चलिए यहां पर डियर फ्रेंड्स पेज नंबर फर्स्ट पर जो हमारे लिए न्यूज रहेगी इंपॉर्टेंट, वो है चीनी फौज ने खाली किया। उसके अलावा आपको मुझे नहीं लगता कि कोई और न्यूज पढ़ना चाहिए इसमें पेज नंबर फर्स्ट में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बड़ा कर देता हूं आप लोगों के पढ़ने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां चीनी फौज ने खाली किया हॉट स्प्रिंग क्षेत्र। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार आपको दिखाया था कि मैप में हॉट स्प्रिंग रीजन कहां है, पूर्वी लद्दाख था। यहां पर चलते हैं। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के हॉट स्प्रिंग इलाके से चीनी सैनिक पूरी तरह पीछे हट गए हैं और ये प्रॉब्लम कहां चल रही थी, एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण के पॉइंट से चीनी सेना की वापसी तीसरे दिन भी जारी रही। हॉट स्प्रिंग इलाके से चीनी सैनिक ने न सिर्फ अपने पीछे चले गए बल्कि टेंट और अस्थायी निर्माण भी उखाड़कर साथ ले गए। समझौते के तहत भारतीय सैनिक भी गलवान घाटी के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से पीछे हटे। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि केवल चाइना पीछे हट रहा है, इंडिया को भी यहां पीछे हटना पड़ा है माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया को भी पीछे हटना पड़ा है। भारत और चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारी संयुक्त रूप से इस इलाके में एक दूसरे के सैनिकों को पीछे हटने के हेतु परीक्षण करेंगे। पहला परीक्षण हॉट स्प्रिंग इलाके में होगा। यहां पर दोनों देश के बीच पीछे हट चुके हैं सैनिक, इनके बीच 3 से 4 किलोमीटर का बफर जोन बनाया गया है। तो बफर जोन किस लिए बनाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर समझना। बफर जोन का मतलब क्या होता है कि एलएसी के पास में ऐसा एरिया जहां पर दोनों आर्मी आमने सामने नहीं रहेगी, मींस एक आर्मी यहां रहेगी, एक आर्मी दूसरी वाली यहां रहेगी और इनके बीच में ये जो किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर का जो बफर रीजन है, इसलिए बनाया जाता है कि 15 जून को जो दोनों आर्मी के बीच में जो हिंसक झड़प हुई थी, आगे ऐसी झड़प ना हो, इसलिए बफर जोन बनाया गया है। हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीन और भारत दोनों ने अपने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है माय डियर फ्रेंड्स। अब आगे क्या होगा कि गोगरा इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 ए से भी अब चीनी सैनिक पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर याद रखना कि क्या है, गुरुवार को वे अपने साजो सामान के साथ यहां से पीछे लौट जाएंगे गुरुवार तक, और बफर जोन को लेकर सहमति बनी है कि हिसाब से दोनों देश की सेनाएं विवाद के उन मोर्चों पर पेट्रोलिंग करने तक नहीं जाएगी जब तक मौजूदा एलएसी का अतिक्रमण का विवाद समाधान नहीं हो जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। साथ में पेंगोंग सो लेक इलाके में फिंगर 4 के पॉइंट पर चीनी सैनिक अभी भी डटे हुए हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि फिंगर 4 एरिया कहां पर है, ये आगे हम देखेंगे। तो यहां पर देखना, यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई डियर फ्रेंड्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है माय डियर फ्रेंड्स, ये देखते हैं। यहां पर पहले जितना भी आपने देखा होगा कि चाइनीज आर्मी ने किस तरीके से एलएसी के पास में चाइनीज आर्मी ने अपना जमावड़ा जमाया था और तेजी से अपने जमावड़े को मींस जो आर्मी के नंबर्स थे उनको बढ़ा रही थी, कौन, चाइनीज आर्मी। उसके बाद यहां पर कई तरह की एलएसी के आसपास एक्टिविटीज कर रही थी। यहां पर इनके ट्रक खड़े हैं, ये एक्टिविटीज कर रही थी चाइनीज आर्मी। हमने देखा पूर्वी लद्दाख का कौन सा एरिया, यहां पर ये अगर हम पूरा लद्दाख माने, यहां पर पीओके है, ये लद्दाख का पूरा। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व, जो पूर्वी लद्दाख का ये जो एरिया है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पर हम देखेंगे कि कौन सा रीजन माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर गलवान वैली से सैनिक जो है पीछे हट गए हैं, हॉट स्प्रिंग से अभी इस आज हटे हैं, एंड पेंगोंग तो लेक यहां पर अभी भी सैनिक डटे हुए हैं, अभी भी जो सैनिक है वो पीछे नहीं हटे हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका क्या पूरा मामला है गलवान वैली का, तो इसका अगर मैं समझाऊं आपको, यहां पर पेंगोंग सो लेक पर क्या प्रॉब्लम है, इसको अगर आपको मैं दिखाऊं एक बार फास्टली, तो देखते हैं एक बार कि पूरा मामला क्या था। पेंगोंग लेक पर क्या प्रॉब्लम है, अभी भी वहां पर चाइनीज आर्मी रुकी हुई है, तो उसको हम देखते हैं एक बार। यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर डियर फ्रेंड्स, यस, ये एक डायग्राम है, इसको देखना आप, यहां पर क्या है कि
पैंगोंग जो लेक है, पैंगोंग लेक में कुछ फिंगर पॉइंट्स है, फिंगर पॉइंट 1, फिंगर पॉइंट 2, फिंगर पॉइंट 3, फिंगर पॉइंट 4। तो 4 तक अभी प्रेजेंट में इंडियन आर्मी रहती है। इंडियन आर्मी का दावा क्या है कि यहां पर आगे फिंगर 5, 6 ये मार्केशन है, 7, 8 यहां पर इनके अलग से है। तो इंडियन आर्मी का कहना है कि ये यहां तक मेरा पार्ट है, लेकिन चाइना ये जो एरिया है पूरा डिस्प्यूट का है, फिंगर 4 से लेकर 8 तक यहां पर कोई आर्मी नहीं रह सकती। यहाँ बफर जोन बना रखा है, मींस यहां पर पेट्रोलिंग की जा सकती है, लेकिन यहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाए जा सकते। लेकिन चाइनीज आर्मी यहां पर फिंगर 4 तक आकर उन्होंने टेंट लगा दिया था, और अभी भी इस एरिया में चाइनीज आर्मी रुकी हुई है। यहां से अभी चाइनीज आर्मी ने खाली नहीं किया, और यही कहा जा रहा है कि इसको खाली करने में कई टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा, इसको खाली करने में अभी टाइम लगेगा। ये कहा जा रहा है किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा, कि इतना आसान नहीं है इस एरिया को खाली करवाना। तो हॉट स्प्रिंग एरिया आपने देख लिया माय डियर फ्रेंड्स, कि हॉट स्प्रिंग एरिया कहां पर हमारा? हॉट स्प्रिंग एरिया वहां से यहां पर गलवान वैली यहां पर हॉट स्प्रिंग रीजन, और यहां पर पैंगोंग लेक। तो पैंगोंग लेक अभी भी यहां पर बचा हुआ है। तो इतना सा याद रखना कि कहां पर जो पूरी आर्मी अठी है वो सब आपको याद रखना है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर सेकंड पर हमारे किसी काम की न्यूज नहीं है। पेज नंबर पर किसी काम की न्यूज नहीं है। पेज नंबर 3 पर चलते हैं। यहां पर भी हमारे लाइक पूरा राजनीति संबंधित न्यूज है। तो आई थिंक, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जिस तरीके से मैंने पेपर एनालिसिस करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये कर सकते हो कि एनालिसिस देखने के बाद पेपर पढ़ सकते हो, लेकिन पेपर आपको खुद से एक बार पढ़ना है। मेरा पेपर एनालिसिस का मेन मकसद है कि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताना। लेकिन एक बार आप खुद से निगाहों से जब पेपर पढ़ोगे तो उसमें ऑथेंटिसिटी आ जाती है, और जो चीजें मैं बताता हूं उनको और अच्छे से आप याद रख पाओगे। पेज नंबर 4 पर हमारे लिए किसी काम की न्यूज नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। पेज नंबर 5 अगेन वही चाइना संबंधित है ज्यादातर चीजें, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर एक दवा का नाम याद रख सकते हो केवल, रेमडेसिविर। किससे संबंधित है? बस दवा का नाम है, पूछा जा सकता है कभी भी कि रेमडेसिविर क्या है। ये एक दवा है, तो इसके बारे में एक किस चीज के लिए दवा है? एंटीवायरल दवा, मींस वायरस को खत्म करने के लिए दवा है। यहां पर एंटीवायरल दवा है रेमडेसिविर, और ये कहां की कंपनी बनाती है? ये एक कंपनी बनाती है अमेरिका की कंपनी। तो अभी ऐसा पाया गया कि इसका उपयोग करके हम कोरोना वायरस का इलाज कर सकते हैं, इसलिए इसकी कालाबाजारी हो रही है। तो बस थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ज्यादा नहीं कि रेमडेसिविर क्या है बस। पेज नंबर 6 यहां पर पूरा बिकरू कांड में विकास यादव संबंधित है, विकास दुबे संबंधित है। तो मैंने पहले भी बताया कि जितने भी अपराधी हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण ना दिया जाए। चालबाज चीन, यहां पर चीन पर वैश्विक दबाव बढ़ा, ये हमने पहले भी देखा था कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी ने दबाव डाला चाइना पर, और चाइना दोनों मोर्चों पर और मजबूत हो रही। सैनिक हमारी सेना दोनों मोर्चे, चाहे वो लद्दाख वाला इलाका हो, यहां पर दोनों मोर्चे कौन से माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर समझना, चाहे सेना पश्चिमी लद्दाख में पाकिस्तान, तो पूर्वी लद्दाख में चीन के सामने, दोनों मोर्चे पर क्या हो रही है? अब मजबूत हो रही है। तो इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहां पर सिर्फ पढ़ो और इसको छोड़ो। यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक आप याद रखना, दैट्स इंपॉर्टेंट यहां पर, कि अभी इंडिया ने क्या किया है। यहां थोड़ा सा याद रखना कि BMP-2 वाहन 2 फीट ऊंचे पत्थरों पर भी चलने में सक्षम है, बस इतना सा। तो इस टाइप के वाहन, और साथ में हमने देखा था कल कि दरबुक सियोग दौलतबाग ओल्डी रोड सड़क की सुरक्षा में तैनात किया गया ऐसे वाहनों को। तो दौलतबाग ओल्डी जो रोड है, दरबुक सियोग, वो हमने कल देखा था कि वो हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चरम उद्योग कोई सा भी हो, चाइना को धीरे धीरे मेड इन इंडिया करना है, मेड इन चाइना नहीं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, हर संकट के बाद निखरे मोदी, कोई काम करिए, पढ़ो और छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। अमेरिका का अजीब फैसला, तो यहां पर समझना अमेरिका ने क्या फैसला लिया माय डियर फ्रेंड्स, WHO से बाहर निकलने का। WHO, तो आपको यहां पर सिर्फ ये जानना है कि अमेरिका ने यह आरोप लगाया था WHO पे कि WHO ने सही से कोरोना वायरस को रोकने का काम नहीं किया, और चाइना से जो डाटा लेना चाहिए था,
चाइना से जो डाटा लेना चाहिए था किसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में जो डाटा, वो भी सही से नहीं ले पाया है इंडिया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे लिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट कि WHO के बारे में पढ़ना, वो आप इंपॉर्टेंट समझोगे कि WHO क्या है, WHO क्या है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी यहां पर और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर समझना माय डियर फ्रेंड्स, WHO यूनाइटेड नेशंस की संस्था, स्वास्थ्य जो WHO है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेसिफिक संस्था है, विशेष एजेंसी है जो हेल्थ के रूप में काम करती है। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसमें 194 मेंबर है माय डियर फ्रेंड्स। और ये क्या काम करती है, ये क्या काम करती है, जो मेंबर स्टेट्स है यूजुअली थ्रू द मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ, मींस इनके बीच में संपर्क को बढ़ाती है। एंड WHO प्रोवाइड्स लीडरशिप, मींस नेतृत्व प्रदान करती है ग्लोबल जो भी हेल्थ मैटर्स है उनको लेकर, हेल्थ रिसर्च के एजेंडास को फिक्स करती है, नए नियम बनाती है, नॉर्म्स बनाती है, स्टैंडर्ड्स बनाती है, आर्टिकुलेटिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस, और साथ में कोई भी आप पॉलिसी बना रहे हो तो उसके लिए एक एविडेंस होना चाहिए, वो प्रोवाइड करती है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, निगरानी रखती है, और हेल्थ ट्रेंड क्या चल रहा है किसी देशों में उसका पता करके रखती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्टिंग मींस दिशा निर्देश देना और संपर्क बढ़ाना, ऑथोरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क, मींस इंटरनेशनल लेवल का जो हेल्थ वर्क है उस पर जो भी ऑथोरिटीज है उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन करना, कोलैबोरेशन टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन इफेक्टिव कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन के साथ ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करना, एंड चाहे वो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रोफेशनल ग्रुप हो या और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ मिलकर काम करना, साथ में सहायता देना, चाहे वो गवर्नमेंट्स हो, चाहे अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट्स की सहायता करना, और प्रमोट कोऑपरेशन अमंग साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप, जितने भी साइंटिस्ट रहते हैं पूरे वर्ल्ड में उनके बीच में कैसे सहायता बढ़े, सहयोग बढ़े, उसको बढ़ावा देना। यहां पर फंक्शन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसके आपने देखा कि हेल्थ असेंबली मींस ये पॉलिसीज बनाती है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, उसके बाद फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू, उसको छोड़ दो कोई काम का नहीं है, एंड रिपोर्ट्स द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, कोई काम का नहीं, इसको छोड़ देना तीनों को। बस यहां तक आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, स्थापना कब की गई, और यूनाइटेड नेशन की ये संस्था है। दीज आर द पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। तो बस अब क्या हुआ, अमेरिका इससे बाहर हो रहा है WHO से, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, WHO काफी फंडिंग करता है, इसमें WHO के द्वारा काफी फंडिंग की जाती है, और इस पैसे से WHO क्या काम करता है, जो भी गरीब देश है, चाहे वो अफ्रीकन देश हो, चाहे वो एशिया के देश हो, कई उन सभी में जो बीमारियां डिजीज को लेकर जो पैसा खर्च किया जाता है वो WHO पर खर्च करता है। तो इससे अगर फंडिंग, अमेरिका अगर WHO से बाहर हो जाता है USA, तो क्या होगा, फंडिंग रुक जाएगी WHO में USA की, तो इस फंडिंग से जो भला हो रहा था देशों का वो रुक जाएगा। तो दीज आर द पॉइंट्स यू शुड नो। एक जो पॉइंट है मैं अभी बता देता हूं आपको, हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा था कि ये जो बायलैटरल, चाइना का बायलैटरल है उसके बारे में भी, द्विपक्षीय का क्या मामला है। तो उसका मतलब ये माय डियर फ्रेंड कि अगर चाइना और इंडिया का कोई भी मामला है, चाइना एंड इंडिया, तो उसमें कहना ये चाह रहा था कि अगर चाइना के हम ऐप को बैन कर रहे हैं वो ठीक है, कोई भी प्रतिबंध लगा रहे हैं वो ठीक है, चाइना का बाउंड्री का डिस्प्यूट बाउंड्री का, तो उन सभी को लेकर हमें द्विपक्षीय जो हमारे संबंध है, चाहे व्यापार के हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के हो, निवेश के हो, या फिर टूरिज्म हो, या अन्य कोई सहयोग हो वर्ल्ड लेवल पर, उन सभी, ये क्या द्विपक्षीय संबंध मींस जो अदर पार्ट है जिनमें द्विपक्षीय का मतलब दोनों के बीच में आपस में जो लेन देन रहता है उसको बंद नहीं करना है बाउंड्री को लेकर, बाउंड्री की तरफ तो हमको क्या करना है, उसको सुलझाना है, लेकिन अन्य जो द्विपक्षीय मामले हैं उनको चालू रखना है, उनको बंद नहीं करना है। तो ये इसका मतलब होता है बायलैटरल मींस द्विपक्षीय, मतलब दो देशों के बीच जो आदान प्रदान होता है उसे द्विपक्षीय बोलते हैं। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब, बहुपक्षीय का मतलब दो देशों से ज्यादा अगर कोई देश शामिल हो किसी करार में, किसी भी एग्रीमेंट में, तो उसे क्या कहते हैं, बहुपक्षीय। तो ये थोड़ा सा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। अपने ही बुने जाल में फंसा चाहिए, तो यहां क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां पर इसे देखेंगे हम पूरा, यहां पर क्या है पूरा, तो अपने ही बुने जाल में फंसा चीन, तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है ये देखेंगे हम कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहां पर भारत और चीन की सीमा कितनी है, लगभग 35 किलोमीटर।
3500 किलोमीटर, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां पर ये लद्दाख से लेकर कहां तक है, ये याद रखना, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। अगर हम ये डायग्राम देखें, अगेन आप लोगों के लिए मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो माय डियर फ्रेंड्स, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यहां देखना कि चाइना से जो हमारी बाउंड्री टच कर रही है माय डियर फ्रेंड्स, चाइना से जो हमारी बाउंड्री टच कर रही है वो चाइना की यहां से, ये लद्दाख वाला जो इलाका है वहां से, उसके बाद यहां पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद यहां पर सिक्किम और यहां पर अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने बोला लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारी सीमा किससे लग रही है, चाइना से, क्योंकि इस एरिया में पड़ता है तिब्बत। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखने हैं। जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आगे मत बढ़ो। एंड इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला, पश्चिम में हम लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। एंड पूर्व में क्या है, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं हैं। मौजूदा जो तनाव है मई 20 से पहले सप्ताह में सिक्किम से स्टार्ट हुआ माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन धीरे धीरे कहां तक पहुंच गया, लद्दाख तक। सिक्किम में कौन सी जगह हुआ था, सिक्किम में नाकुला रीजन है, मींस नॉर्थ जो पार्ट है सिक्किम का। अगर मैं सिक्किम को इस तरीके से देखूं, आप मैप में देखना सिक्किम, इसका जो नॉर्थ पार्ट है वहां पर एक रीजन नाकुला, एक यहां पर दर्रा है नाथुला दर्रा, तो वो अलग है, और यह नाकुला रीजन नॉर्थ में पूरा लगता हुआ बाउंड्री है, वहां पर स्टार्ट हुआ। 15 जून की रात्रि को हमने देखा कि दोनों सैनिक जो सेनाएं हैं, बगैर घातक हथियारों के हिंसक झड़प हुई, उसमें भारत की सेना के लगभग 20 और बोला जा रहा है कि चाइना के लगभग 40 से अधिक सैनिक मारे गए, लेकिन डाटा अभी भी नहीं है। 1975 के बाद भारत और चीनी सेना के बीच पहला हिंसक सीमाई मामला है, और 2017 में हमने देखा था कि 73 दिनों तक डोकलाम में भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने खड़ी रही थी। डोकलाम कहां है ये मैं आपको बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। डोकलाम अगर हम देखें, डोकलाम, तो डोकलाम कौन सा रीजन है, डोकलाम कौन सा रीजन, इसके बारे में जरूर आपको बताया जाएगा। यहां पर अगर इसमें नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हम देखेंगे इसको, यस, तो यहां पर देखेंगे डोकलाम। इसको समझना माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर डोकलाम का रीजन क्या था, डोकलाम में क्या प्रॉब्लम हुई थी, डोकलाम में क्या प्रॉब्लम हुई थी, इसको देखेंगे। यहां पर समझना कि डोकलाम में क्या प्रॉब्लम हुई थी, इसको देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किसी भी सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। यहां पर इसको समझना कि डोकलाम क्या है। अगर इस मैप को आपको दिखाऊं, मैं इस मैप को अगर आपको दिखाऊं, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स कि डोकलाम जो एरिया है यहां पर है सिक्किम। अगर इससे पहले के पहले का आपको मैप दिखाऊं यहां पर, अब इस मैप को देखना आप, यहां पर अगर इस मैप को आप देखोगे तो यहां पर क्या है, चाइना, यहां पर चाइना है। चाइना यहां पर कहां पर आता है, साउथ चाइना, मीन साउथ तिब्बत। यहां पर यह है भूटान, और भूटान में यहां पर है डोकलाम। अगर और चले यहां पर तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। यहां अब सिक्किम आपने देख लिया कि सिक्किम कहां पर है, एक तरफ नेपाल और एक तरफ सिक्किम, और यहां पर भूटान, और यहां पर है डोकलाम रीजन यहां है। यहां चाइनीज आर्मी सड़क बनाना चाह रही थी, लेकिन हमने उसको रोका, क्योंकि डोकलाम में अगर प्रेजेंस हो जाती है चाइना की, अगर चाइना डोकलाम में आ जाता है, चाइना अगर यहां डोकलाम में आ जाता है, तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि वहां से हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहां समझना, सिक्किम यहां है, यहां भूटान, और यहां पर है डोकलाम। अगर डोकलाम में सड़क वगैरह बना लेता है, चाइना आ जाता है यहां पर, तो क्या होगा, हमारा यहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको बोलते हैं हम चिकन नेक। अगर आपको पता होगा तो मैंने पहले भी बताया था, चिकन नेक मींस ये चिकन की गर्दन है, ये चिकन मींस मुर्गी का क्या है, सिर है, यहां पर गर्दन है और यहां पर उसका पूरा पेट है। अगर चाइना इसको पकड़ लेता है, इसको दबा देता है गर्दन को, तो पूरा मुर्गी मारी जाएगी। मींस जो नॉर्थ ईस्ट है वो हमारे लिए गर्दन का काम करती है, मींस उसकी मुंह का काम करती है, हमारा हेड है। साथ में ये जो है, ये अगर यहां पर चाइनीज प्रेजेंस हो जाता है, कहां पर, जो डोकलाम रीजन है सिक्किम के पास में, ये डोकलाम जो रीजन है वो कहां का है, यहां पर भूटान का।
भूटान का यहाँ साउथ में आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं जाकर डोकलाम रीजन साउथ में पूरा टच होते हुए, और इसको क्या बताता है चाइना की ये मेरा साउथ जो तिब्बत है उसका पार्ट है। तो उसी को लेकर यहाँ पर सड़क निर्माण था, तो 73 दिनों तक इंडिया ने सड़क निर्माण नहीं करने दिया। 73 दिनों तक इस पर्टिकुलर डोकलाम रीजन में दोनों आर्मी आमने सामने रही। मींस यहाँ पर भी कुछ रीजन ऐसा है जो जहां पर आप कोई निर्माण गतिविधियां नहीं कर सकते, लेकिन चाइना यहाँ निर्माण गतिविधियां करने वाला था, इसलिए इंडिया को रोका, इंडिया ने उसको रोका। तो ये था डोकलाम विवाद, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। यहां पर और आगे क्या है कि तब चीनी सेना पीछे हटना पड़ा, चीनी सेना ने उस टाइम पीछे हटना पड़ा। साथ में 2018 में मोदी ने चीन के आमंत्रण पर एक शिखर वुहान में एक शिखर वार्ता भी हुई थी दोनों देशों के बीच में। उसके बाद विश्वास बहाली के तौर पर अगेन 2019 में महाबलीपुरम आए कौन, शी जिनपिंग साहब, और इसमें भी आपसी विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया गया यहां पर। साथ ही पिछले 6 वर्षों में चाहे ब्रिक्स हो, चाहे एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, कई मंचों पर 18 बार मिल चुके दोनों हमारे देश के दोनों देशों के प्रमुख। तो ये एससीओ ब्रिक्स तो आप सब जानते होंगे, ब्राजील, रसिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये सभी ब्रिक्स, BRICS एंड चाइना, BRICS। तो यहां पर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो 5 देश शामिल हैं। एससीओ में टोटल 8 देश हैं, जिसमें मध्य एशिया के 4 देश हैं, जिसमें तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर वहां पर 4 देश हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान 6, एंड चाइना एंड रसिया 8 देश शामिल है एससीओ में। तो एससीओ का नाम याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, एससीओ भी इंपॉर्टेंट है। हम एससीओ के भी सदस्य हैं, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। अब प्रॉब्लम क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, दिसंबर 2008 में क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि चीन के वुहान में कोरोना वायरस फैला, और ये कहा गया कि विश्व भर में कई लोग मारे गए। और इसके पृष्ठभूमि के पीछे यहां पर प्रॉब्लम हुआ कि चाइना की क्या उद्देश्य हो सकते हैं ऐसे बढ़ाने के पीछे। और कई बार ये भी पता लगा कि कोरोना वायरस क्या पता चाइना की लैब में बनाया गया हो, इसको लेकर भी यहां प्रॉब्लम हुआ। अब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि 2014 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हमने निर्बाध गति से सड़क, पुल, वायु पट्टी, इन सभी का निर्माण किया है, जिससे भी चाइना प्रॉब्लम में आ रहा है। 2014 से पहले की अगर बात करें भारत की, तो माय डियर फ्रेंड्स वहां पर क्या पूरा मामला था इसको समझना। उससे पहले सीमा पर आधारभूत जो निर्माण होता था नाम मात्र का किया गया था, नाम मात्र का, लेकिन गवर्नमेंट के आने के बाद, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इसको काफी तेज किया गया। साथ में अगस्त 2009 में हमने जो अनुच्छेद 317 हटा दिया, उसको लेकर भी यहां प्रॉब्लम है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपको याद रखना है, आगे यहां पर और पॉइंट्स क्या है यहां पर जो आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, कि सबसे जो इंपॉर्टेंट हमने पहले भी देखा था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां से निकाला गया है, पीओके से। तो उसके कारण भी यहां पर प्रॉब्लम हुई है। आप देखोगे तो चीन ने लद्दाख में आक्रामक रुख अपना रखा है। साथ में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, वो लद्दाख के करीब से भी गुजरता है। चीन ने 2013 में अपने पश्चिमी शहर कासगढ़ को पाकिस्तान के पश्चिमी ग्वादर पोर्ट से जोड़ने का काम किया। मैंने कई बार इसको बताया, तो आपको ये पता हो गया होगा। साथ में ही यहां पर धारा 370 को हमने हटा दिया, तो भारत की कश्मीर इलाके में पकड़ मजबूत हो गई है, तो पीओके को भी कभी भी ले सकता है, इसलिए चाइना टेंशन में आ रखा है। पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान गलियारा है वो संयुक्त कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है, एंड गिलगिट बाल्टिस्तान भारत की अवैध भूमि है, मींस भारत से अवैध रूप से छीना गया, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। मोदी सरकार ने चीन के आक्रामक सामरिक और कूटनीतिक का जोरदार मुकाबला किया, ये इंपॉर्टेंट है। हमने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर इसको दबाने का, मिसप्रेशराइज करने का पूरा प्लान किया। साथ में चीन किस तरह से विस्तारवाद में विश्वास करता है, इसके बारे में पूरे देशों में हमने फैलाया। तो यहां पर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कशन किया था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। अगर हम देखें तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये चाइना की 2013 में शी जिनपिंग साहब के द्वारा क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या इसे बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम। इसके तहत क्या था कि जो चाइना
चाइना जो रोड है, यहां पर ब्लू जो दिख रहा है वो रोड है, रोड के द्वारा रोड मार्ग पूरा, तो यहां पर चाहे जर्मनी हो, चाहे मीन्स यूरोपियन कंट्री हो, चाहे यहां एशिया के देश हो, इन सभी को, या फिर यहां पर नीचे अगर बात करें, ये जो लाइन है ब्लू लाइन, ये जो यहां पर वायलेट लाइन है, पिंक लाइन बोल सकते हैं, वायलेट लाइन सही है, वायलेट लाइन, ये क्या समुद्र को दर्शा रही है। मींस यहां से चाइना पूरा क्या करेगा, चाइना यहां तक आ गया ग्वादर पोर्ट तक, यहां से वो कहां जा सकता है, यहां से रेड सी से होते हुए मेडिटेरियन से जा सकता है, भूमध्य सागर में, और यहां से पूरे चारों तरफ नॉर्थ ईस्ट में जो साउथ एशियन देश है वहां पर, तो अपने अपने पूरी इकोनॉमी को, अपनी पूरी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड से जोड़ना चाहता है कौन, कौन, चाइना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो चाइना ने कोलंबो मींस जो यहां पर जो श्रीलंका है वहां पर हम्बनटोटा पोर्ट बना लिया है, इंडिया भी शामिल नहीं हुआ, लेकिन इसका प्लान है इंडिया के कलकत्ता पोर्ट को जोड़ना। यहां पर इसने यहां पर इंडोनेशिया को जोड़ दिया है साथ में अपने, और यहां पर जिबूती में एक एयरबेस बना लिया, यहां से डायरेक्टली व्यापार कर सकता है किसके साथ, पूरे अफ्रीका के साथ, और यहां पर इसने ग्वादर पोर्ट बना लिया। इसको देखिए तो ये क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है कि चाइना का जो कास्कर शहर है, यहां पर चाइना का कास्कर शहर जो पीओके से होकर आ रहा है, और ये पूरे कवर करते हुए पाकिस्तान को कहां पर, अरब सागर जो है वहां पर ग्वादर पोर्ट से जुड़ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये किससे गुजर रहा है, पीओके से, इसलिए इंडिया इसका विरोध करता है कि हमारे खुद के एरिया को आपने अवैध रूप से छीना है, और वहां से आप पीओके से होते हुए अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हो, ये गलत है। इसीलिए संबंध दोनों देशों के क्या है, खराब। सो दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। आप चलते हैं आगे, यहां समझ लो आगे, यहां पर इस पेज पर कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। आर्थिक प्रहार से होगा विस्तारवाद का अंत। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे मेरे साथ लगातार अगर जुड़े हुए हो तो, डेली सेम टाइप के आर्टिकल्स आते हैं डेली। आपने अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो क्या नए टाइप से थोड़ी ना लिख देंगे, सब डेली एक जैसा कि आर्थिक प्रहार, विस्तारवाद। तो विस्तारवाद क्या है यहाँ पर, चाइना, और आर्थिक प्रहार मैंने पहले भी देखा था कि आर्थिक प्रहार में क्या करना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। मींस चाइना के द्वारा जो पूरे वर्ल्ड में, और यहां पर यह भी लिखा गया, आत्मनिर्भर हासिल करके हम चीन को दिया जाए जवाब। अब ये बोल रहे दिया जाए जवाब, अरे आत्मनिर्भर भारत हमने लॉन्च कर दिया, प्लान लॉन्च कर दिया, और साथ में हमने ये भी देखा था कि चीन से हम कौन कौन सी वस्तुएं आयात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, डेली अगर आप पढ़ोगे तो आपकी जो एक थिंकिंग है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगी। इसलिए ऐसी आर्टिकल्स को क्या है, अगर बार बार भी पढ़ लोगे तो फिर क्या है, एक बार जब आपने पढ़ लिया तो बाद में आप कभी भी ऐसे आर्टिकल्स में आंसर लिख सकते हो। चलिए इसको पढ़ते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, लैंग्वेज सबकी सेम स्टार्ट होती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि न्यूज़पेपर बहुत सिंपल रहते हैं। ये क्या बोल रहा है यहां पर, देखो, हाल ही में पूर्वी लद्दाख, फिर वही पूर्वी लद्दाख, सब एक ही से स्टार्ट करेंगे। गलवान घाटी आपको देखा कहां पर है, हिंसक झड़प हुई, 20 सैनिक मारे गए, ये फिर वही शहीद हो गए, वो बोला। भारतीय सैनिकों पर एलएसी का अतिक्रमण करने के लिए चाइना के आरोपों को खारिज करते हुए भारत ने साफ कर दिया कि तनाव जब तक कम नहीं होगा, जब तक तनाव कम करने के लिए वह बातचीत को तो राजी है, मगर चीन की ऐसी हरकतों का माकूल जवाब देने में भी सक्षम है। ये इंडिया ने कहा, चलो ठीक है मान लिए साहब, चलते हैं आगे। यहां पर वह अंधाधुंध में चाइना पूंजी निवेश और अपार सैन्य बल के बलबूते अपने विस्तारवादी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षों को पूरा करना चाहता है, ये सही है, दैट्स राइट। आगे चलते हैं, इन्होंने क्या लिखा है यहां पर माय डियर फ्रेंड्स, इनका जो मेन है कि वह एशिया की एकमात्र महाशक्ति बनकर रहकर अपने वर्चस्व का स्थापित करना चाहता है। ओके, ये भी सही है। किस थिंक टैंक ने क्या बोला, कोई लेना देना नहीं है, किस थिंक टैंक ने क्या कहा, कोई लेना देना नहीं है। यहां पर सबसे मेन है कि चीन का असीम आर्थिक विकास उसके भू राजनीतिक विस्तारवाद का प्रमुख अस्त्र है। मींस उसने आर्थिक जितना विकास किया है उसके कारण उसकी जो पैसा आया है उसके कारण उसके बुलंद हौसले हो गए हैं। आर्थिक सुधारों के बाद से चीन सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये इस रफ्तार से अगर बढ़ता रहा तो दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जो अमेरिका है उससे आगे निकल जाएगा। और आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी देशों से जुड़ाव के चलते पूर्वी एशिया के आर्थिक विकास का इंजन जैसा बना हुआ है, इस कारण क्षेत्रीय मामलों के मामले में उसका प्रभाव बढ़ता गया। मींस आपने देखा हो बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट जब से बना लिया है, साथ में जो दो देश बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ गए हैं, उनको जब बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट के साथ जो और दो दूसरे देश अगर जुड़ गए हैं तो क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि वो चाइना का खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। इसीलिए
इंडिया ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर एक चतुष्कोणीय गठबंधन तैयार किया, मींस उसे बोलते हैं क्वाड। तो क्वाड को याद रखना, क्वाड को याद रखना। और 1949 में यहां माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीन ने अर्थव्यवस्था के साम्यवादी मॉडल को अपनाया और इस मॉडल में चीन ने आर्थिक जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार खड़ा किया। याद करो, विदेशी मुद्रा की कमी के कारण चीन ने आयातित सामानों को धीरे-धीरे, आयातित जो सामान थे, बाहर से जो सामान आयात कर रहा था, उसको धीरे-धीरे क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, उसने धीरे-धीरे क्या किया, अपने जो लोकल सामान थे उससे प्रतिस्थापित किया। और ऐसा ही अभी हम जो प्रधानमंत्री साहब के द्वारा क्या लाया गया, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना, उसके तहत हमने भी किया कि हम भी अब हमारे देश से ही क्या करेंगे, सामानों को बनाएंगे। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, देखो नई आर्थिक नीतियों के कारण क्या हुआ, उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की वृद्धि दर काफी तेज रही। व्यापार के लिए उसने उदारवादी कानून बनाए और विशेष आर्थिक जोन, जो सेज बोलते हैं इनको, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर टैक्स की दरें काफी कम रहती है चाइना में। परिणाम स्वरूप चीन ने पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक बन गया। तो ऐसा नहीं चाइना बहुत खराब देश है माय डियर फ्रेंड्स, उसने इस टाइप से अपने आर्थिक चेंज किए, दूसरी कंपनियों को कहा कि तुम टैक्स बहुत कम देना, तुम्हारे लिए अलग से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं जहां पर तुम अपनी कंपनी स्थापित करो, आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, आओ और हमारे निवेश करो। इसलिए एप्पल, एचपी, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां आपने देखा होगा मेड इन चाइना, उनके सामान लिखे हुए रहते हैं, वहां बनते हैं। आर्थिक वृद्धि करने के कारण चीन के पास विदेशी मुद्रा का अपरिमित कोष बन गया। इसी के बल पर अब क्या हुआ, दूसरे छोटे देशों में व्यापक स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक निवेश जो कर रहा है। 2001 में WHO है, WTO, उसमें शामिल हो गया और इस संगठन के कमजोर कानून, सस्ता श्रम और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के कारण उसे विश्व के बाजारों में चीनी सामानों को फाड़ दिया। मींस WHO के तहत ये कहा मतलब WTO है वो कई तरह की सुविधाएं देती है कि आप दूसरे देश के माल पर क्या नहीं कर सकते, प्रतिबंध नहीं कर सकते। तो इसने क्या किया, समझो चाइना ने क्या किया, चाइना WTO में शामिल कब हुआ, 2001 में, जब इसने अपनी इंडस्ट्री को काफी अच्छा डेवलप कर लिया ताकि दूसरे देश वहां पर नहीं आ सके। उसके बाद क्या हुआ, WTO में शामिल हुआ। तो WTO में लेट शामिल होना भी एक इसका प्रमुख कारण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश में चीन अब है। मींस अब चीन क्या चाहता है कि इसकी योजना की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था उसके साथ जुड़े। और ये हमने देखा भी है कि बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट यहां पर फिर आ गया। देखो इस तेजी से कदम उठाते हुए चीन ने क्या किया, अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट वन रोड को धरातल पर उतारने की कोशिश में लगा है। चीन यदि इसे अमली जामा पहनाने में सफल होता है तो क्या होगा, दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा और यह भारत के लिए हानिकारक होगा। मींस पूरी तरह दक्षिण एशिया में पूरी तरह वही पूरा बाजार को कैप्चर कर लेगा। साथ में चीन लंबे समय से जो आसियान देश हैं, चाहे वियतनाम हो, ब्रुनेई हो, फिलीपींस, मलेशिया आदि, उनके साथ दक्षिणी चीन सागर को लेकर स्पार्टले और पारासल द्वीप, ये भी हमने देखा था कि लेकर विवाद चल रहा है। तो ये भी हमने देखा था कि दक्षिणी चीन सागर में आपको अगर पता होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे साथ डेली जुड़े हुए हो, तो मैंने कई बार इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन किया आपके साथ। दक्षिणी चीन सागर का मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कशन किया है कि दक्षिणी चीन सागर में कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, कहां पर प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मैंने आपको बताया था माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ा सा न्यूज में याद आ रहा होगा कि 9 डैश लाइन एंड स्पार्टले द्वीप, उन सभी को लेकर क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर हम इसको देखें, अगर हम यहां इसको देखें तो यहां समझना व्हाट आई एम सेइंग टू यू, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। इसको समझना, यहां पर इसको समझना कि यहां पर पूरा मामला क्या था, पूरा मामला क्या है, इसको समझना। ये है साउथ चाइना सी, यहां पर ये पूरा है साउथ चाइना सी। यहां पर समझना, ये चाइना ऊपर, यहां पर ऊपर चाइना है और यहां पर है साउथ चाइना सी। यहां चाइना है, चाइना के नीचे है साउथ चाइना सी। इस साइड में वियतनाम है। ये जो डायग्राम है ये वियतनाम का है, ये है फिलीपींस। अब अगर आप देखोगे तो यहां 9 डैश लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चाइना का कहना है कि चाइना 9 डैश लाइन के आधार पर पूरा साउथ चाइना है उसका है। और इसीलिए अगर आप एक और डायग्राम देखोगे, एक और डायग्राम आपको दिखाऊंगा कि दूसरों देशों का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब जहां तक समुद्र में उनका अधिकार है, उसको हटाकर ये खुद अपना अधिकार जताता है। इसीलिए
वियतनाम का अधिकार था पारासल द्वीप पर, उसको हड़प लिया। स्पार्टले द्वीप किसके अंतर्गत आता है? फिलीपींस के अंतर्गत, उस पर अपना अधिकार जताता है 9 डैश लाइन। तो 9 डैश लाइन क्या है कि अरे अगर आप बोलो, अगर आपका कोई खेत है, अगर किसान है, कोई किसान आप समझते होंगे, यहां पर कोई खेत है, दूसरे का खेत यहां पर है, वो बोलेगा कि एक सीधी बाउंड्री तो यहां तक होनी चाहिए, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं, ये जो लाइन जा रही है ये बताएगा कि पुराने जमाने में मेरे दादा परदादे ऐसे थे और उन्होंने ये लाइन खींची थी और मुझे पता है कि यहां तक मेरा खेत है। तो बिना किसी एविडेंस के चाइना भी यही कर रहा है कि साउथ चाइना सी में जो 9 डैश लाइन बनी हुई है, 9 डैश लाइन उसे कहते हैं कि 9 लाइनें बनी हुई है। ये जो 9 लाइन है, इसके अनुसार यहां जहां से 9 लाइन गुजर रही है, वहां पर क्या है, मेरा अधिकार है साउथ चाइना सी में। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि साउथ चाइना सी में ऑयल काफी मात्रा में है, गैस काफी मात्रा में है और मछली पालन काफी अच्छा हो सकता है। इसलिए चाइना इसको पूरा अधिकार करके क्या करना चाहता है? माला माल और बनना चाहता है। चलिए आगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो डियर फ्रेंड, वहां पर आप कमेंट बॉक्स में क्या करोगे? सीसी मींस क्रिस्टल क्लियर लिख देना, ताकि मुझे पता लग जाए, अब आगे चलते हैं। यहां पर आपने देखा स्पार्टलियन पारासल द्वीप, उसके बाद आपको यहां पर क्या याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स? यहां पर क्या याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको आपको याद रखना है। यहां पर देखो, मैंने तो पढ़ा भी नहीं, उसके बाद ये आ जाएगा शायद। या एशियाई देश के अनन्य आर्थिक जोन। यस, अब देखो, एशियाई देशों के अनन्य मींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मींस जहां पर उनका अधिकार बनता है समुद्र पर, उस पर भी क्या कर रहा है? अतिक्रमण कर अपने संप्रभुता के दावों को 9 स्थानों पर मींस 9 डैश लाइन लगाकर विवाद बढ़ा दिया है। दरअसल चाइना दक्षिण चीन सागर में पाए जाने वाला प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक तेल, गैस जैसे संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। इन द्वीपों पर नियंत्रण कर चाइना अपने आर्थिक प्रभाव और क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है और इस विवाद के कारण अनन्य इकोनॉमिक जोन क्षेत्र का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। चीन के द्वारा दक्षिणी चीन सागर में स्थित द्वीपों पर सैनिक अड्डों का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा है और उसने इन द्वीपों पर हवाई पट्टी बना ली है। और कल हमने देखा भी था कि किस तरीके से चाइना अब हवाई पट्टियां बना रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, हवाई पट्टियां बना रहा है। अगर आप यहां देखोगे, अगर आपको मैं दिखाऊं माय डियर फ्रेंड्स, तो समझना इसको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना के द्वारा क्या किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, चाइना के द्वारा क्या किया जा रहा है। अगर आप यहां देखोगे चाइना के द्वारा, तो काफी मात्रा में चाइना हवाई पट्टियों का निर्माण कर रहा है। कौन? चाइना। चाइना के द्वारा क्या किया जा रहा है? हवाई पट्टियों का निर्माण किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, हवाई पट्टियों का निर्माण किया जा रहा है। अगर यहां पर मिल जाता है फोटो तो अच्छी बात होगी, आपको मैं बता देता हूं, बट अगर नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, ये अलग है। तो यहां पर मैं समझा देता हूं आपको कि क्या कर रहा है कि जो स्पार्टले और पारासल जो द्वीप है, वहां पर हवाई पट्टियां बना ली है। और हाल ही में दक्षिणी पूर्वी जो सागर है, एशियाई देश के साथ मिलकर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र अपील भी की है कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय है मींस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय द्वारा दक्षिणी चीन सागर की विवाद पर फिलीपींस के पक्ष में निर्णय दिया था, उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, क्या था पूरा मामला यहां समझना। इस मामले में न्यायालय के निर्णय की अवहेलना चीन की अठधर्मिता के साथ दावा कर रहा है कि यह समुद्री विवाद नहीं है, बल्कि चीन की भौगोलिक संप्रभुता का मुद्दा है, जिस पर न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं ले सकता। ये क्या है पूरा मामला क्या था माय डियर फ्रेंड्स, यहां समझना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मामला यह था कि चीन ने दावा किया कि ये जो साउथ चाइना सी है, वहां पर स्पार्टले जो द्वीप है, स्पार्टले द्वीप फिलीपींस का ये आता है, फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहां तक जाता है, तो उसके अनुसार इसका पार्ट है। तो यहां पर इसने कृत्रिम द्वीप बनाए यहां पर स्पार्टले आइलैंड में और हवाई पट्टियां बना रहा था। तो चाइना जो फिलीपींस है वो कहां चला गया? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मींस जो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय, वहां पहुंच गया। उसने कहा कि चाइना जो 9 डैश लाइन का जो क्लेम करता है, दावा करता है, वो गलत है। ऐसा कोई स्टोरी में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जिसके आधार पर कह सके कि चाइना का पूरा अधिकार है किस पर? साउथ चाइना सी पर। इसलिए स्पार्टले जो द्वीप है वो किसका है? फिलीपींस का। लेकिन चाइना ने जो पीसी है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसके निर्णय को मानने से मना कर दिया। इसने कहा कि ये विवाद नहीं है,
जो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय है वो केवल विवादों को सुलझा सकता है, जबकि यहां तो विवाद है ही नहीं, ये तो मेरी संप्रभुता का मामला है, संप्रभुता का मामला है। मींस ये यहां पर साउथ चाइना सी पर तो पूरा मेरा अधिकार है, तो यहां विवाद की तो कोई जड़ी नहीं है। इस ऐसा कहकर जो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय है उसको निर्णय को मानने से मना कर दिया, और इसलिए अमेरिका के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि जो चाइना है उसको उस पर्टिकुलर निर्णय को मानना चाहिए। अमेरिका भारत अमेरिका संबंधों की प्रगाढ़ता में चिढ़ रहा है चाइना। जैसे जैसे हम अमेरिका के करीब जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तब भी क्या हो रहा है, चाइना को डर लग रहा है, और चाइना इसी को लेकर क्या कर रहा है, इंडिया का विरोध कर रहा है, क्योंकि हमारी नीति है। और चाइना भी क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका द्वारा भारत को साथ लेकर चीन को प्रतिसंतुलित करने की नीति अपनाई जा रही है, और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के साथ समानांतर संबंध विकसित करना चाहता है। हम अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकते, हम चाइना को भी नहीं छोड़ सकते, परंतु इस स्थिति में भारत को अवसर उठाते हुए अमेरिका के साथ जो संबंध है को मजबूत बनाकर चीन के साथ संवाद जारी करके रखना चाहिए। मींस द्विपक्षीय जो बातचीत है वो जारी रखना चाहिए, ताकि चीन को यह एहसास कराया जा सके कि भारत देश काल के अनुरूप अपनी परंपरागत सॉफ्ट डिप्लोमेसी को एक अग्रेसिव डिप्लोमेसी में बदलना चाहता है। मींस सॉफ्ट डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है कि केवल बातचीत के आधार पर प्रॉब्लम्स को सुलझाना, और एग्रेसिव डिप्लोमेसी क्या है, जब हम विरोध करें, हम इंटरनेशनल लेवल पर विरोध करें, हम आर्मी के लेवल पर हम क्या करें, बिल्डअप करें, ये क्या है एग्रेसिव डिप्लोमेसी, मींस आक्रामकता की नीति। तो ये आई होप आपको समझ में आओगा। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसको तो पूरा पढ़ लेना। यहां पर आत्मनिर्भरता हासिल अगर कर लेंगे तो चीन को जवाब दिया जा सकता है। आत्मनिर्भरता से संबंधित मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि अगर इंडिया को आत्मनिर्भरता हासिल करनी है माय डियर फ्रेंड्स, अगर इंडिया को आत्मनिर्भरता हासिल करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे यहां पर लैंड लेबर रिफॉर्म्स हमें करने पड़ेंगे, लैंड लेबर एंड कैपिटल रिफॉर्म्स, ये मैंने बताया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके बारे में हमें करना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। और यहाँ पर सब वही बातें लिखी है कि हम कहां से चाइना से क्या क्या वस्तुएं मंगवाते हैं, हमारे यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर बताया गया है कि कैसे अगर चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार की करते तो हमारा व्यापार घाटा काफी ज्यादा है, लगभग 57 अरब डॉलर का। मैंने ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि व्यापार घाटा क्या होता है। जब हम चाइना के साथ इंपोर्ट ज्यादा करते हैं वस्तुओं का एक्सपोर्ट की तुलना में, तो हम लगभग 57 अरब डॉलर की वस्तुएं ज्यादा चाइना से इंपोर्ट करते हैं हमारे एक्सपोर्ट की तुलना में। इसके लिए हमारा घरेलू स्तर पर तो कच्चे माल की उपलब्धता के साथ उत्पादक गतिविधियों में बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। यहीं पर हम नई औद्योगिक इकाइयां लगाएं, व्यापार करने के नियमों को सरल बनाएं, ये हमें जरूरी है। जो हमारी नौकरशाही है और लाल फीताशाही की जो प्रॉब्लम है लेट लतीफी की, उसको हम दूर करें, अव्यवस्थाओं को दूर करें। सस्ता श्रम होने के बावजूद उत्पादन लागत हमारे चीन के मुकाबले ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास वो मशीनरी नहीं है। तो मशीनरी पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम खर्च करें। दैट्स आल्सो इंपोर्टेंट। साथ में ही वस्तुओं की प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध नहीं लगा, डायरेक्टली तो हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते किसके ऊपर, चाइना की वस्तुओं के ऊपर, लेकिन परोक्ष रूप से हम आयात शुल्कों में वृद्धि करके, सुरक्षा मानक तय करके हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगा सकते हैं किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। और यहां पर दिसंबर 2010 में भारत द्वारा चीन से आयातित दूध और दूध से निर्मित अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि चीनी दूध में मोलामीन नामक पदार्थ से कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो यहां पर इन आधार पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रूप से हम क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, चाइनीज जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर कहीं आयात पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा सकता है। These are the points you should know for your better understanding about the issues going through all around the world and between India and China। तो यहां पर याद रखना, प्रकृति से ही जीवन और जीविका, तो ये कोई काम का नहीं है। चीन से यथार्थ पर धरातल पर करना होगा मुकाबला। तो यहां पर यही कहा गया कि चीन से हम किन किन चीजों को इंपोर्ट करते हैं, और मैंने बता दिया कि हमें किस तरीके से उनको हटाना होगा। हम मोबाइल अगर हमारा यहाँ पर चीन, भारतीय उद्योगों की चीन पर निर्भरता देखें तो यहाँ पर हम अगर मोबाइल बनाते हैं तो 40% कहां से डिपेंड करते हैं, चाइना से। इलेक्ट्रॉनिक है 45%, इलेक्ट्रिक मशीनरी, चिकित्सा उपकरण 20%। बल्ब, अगर ड्रग्स की बात करें तो ज्यादातर हमारे यहाँ ड्रग्स बनती है इंडिया में, तो उसका जो कच्चा माल है वो कहां से आता है, चाइना से 70%।
सोलर सेल्स है 90% चाइना से, सिंथेटिक यार्न 15%, ऑर्गेनिक केमिकल 10%, रत्न आभूषण 6%, आयरन स्टील 4%। तो जिस तरीके से हम आयरन स्टील में क्या आत्मनिर्भर है, उसी तरह हम इन क्षेत्रों में भी जो यहाँ पर जो चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ सामानों का, उसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया की उसको बेहतर करना पड़ेगा। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से खाद्य उत्पादों की बर्बादी को रोकने का रास्ता होगा साहब। अभी क्या है, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया, मींस कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि क्या होता है, हम यहां देखोगे आप तो कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा कमी है। बुनियादी ढांचा बोले तो यह क्या है, कोल्ड स्टोरेज। बुनियादी ढांचा कृषि का क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहां देख रहे हो कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है। अगर यहां पर कोई किसान का खेत है, वहां तक कोई कंपनी है, वहां तक ले जाने के लिए क्या होगा, हमको साधन चाहिए ले जाने के लिए, हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए स्टोर करने के लिए। साथ में यहां पर जो साधन है वो भी अगर कोल्ड स्टोरेज लाइक हो, जैसे दूध को ले जाने के लिए क्या होता है, दूध में जो टैंकर जो रहते हैं उनके अंदर कोल्ड स्टोरेज लगा हुआ रहता है, तभी जाकर एक जिले से दूसरे जिले में जब दूध लेके जाते हैं टैंकर्स में, और वो भी गर्मियों के समय, तो बचा हुआ रह जाता है। तो यहां पर कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के अभाव में क्या हो रहा है, हमारा कृषि उत्पाद का लगभग 15 से 20% उत्पाद बर्बाद हो जाता है। इससे किसानों की आमदनी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति को रोकने के लिए और कृषि क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 करोड़ लाख रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाया है और इसको मंजूरी भी दे दी गई। इसके तहत क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विकास के कार्य होंगे वहीं रोजगार बनेंगे, बुनियादी ढांचा बनेगा, किसानों की आमदनी दुगनी होगी माय डियर फ्रेंड्स, इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। और यहां पर और क्या कहा जा रहा है, कृषि उपज का मूल्य संवर्धन कर उचित मूल्य प्राप्त करने में सहूलियत होगी। कृषि उपज का मूल्य संवर्धन क्या होता है ये देखेंगे हम। अगर यहां पर समझोगे कि मूल्य संवर्धन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसका क्या फायदा है, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। मूल्य संवर्धन में क्या होता है, यहां पर समझना कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक किसान है, यहां पर एक किसान है, इसके पास 1 केजी टोमेटो बना, इस 1 केजी टोमेटो को ये 20 रुपए केजी बोलेगा। जब एवरेज मैं बता रहा हूं, एवरेज वो बात नहीं करें जब भाव तेज हो, क्योंकि भाव तो कभी कभी 2 रुपए केजी के हो जाते हैं, तो हम उसको क्या ले, हम एवरेज एक देख रहे हैं। अगर इसी टोमेटो का 1 केजी का अगर सॉस बनता है माय डियर फ्रेंड्स, सॉस बनता है तो वो बिकती है 100 रुपए की। तो देखिए 20 रुपए की जगह अगर 100 रुपए होता तो यहाँ वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 80 रुपए का। तो यहाँ पर 80 रुपए जो है कहीं न कहीं से किसान को भी फायदा होता है, हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होता है, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसके बीच में जो ये श्रृंखला है, ये जो वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन एडिशन, इसके बीच में जो उद्योग लगे हुए हैं, इनमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनको फायदा होगा। मींस 80 रुपए कहीं न कहीं लोगों के जेब में भी पहुंचते हैं। तो जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा, और इससे फायदा क्या होगा, अगर कंपनी जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन करेगी, जितना ज्यादा सॉस बनाएगी, तो कहीं के टमाटर को खरीदेगी। जो लोग घर के लिए टमाटर करते हैं, आंटियां या फिर कोई भी जो अपने घर के लिए टमाटर खरीदती है, तो आपने देखा होगा ठेले के ऊपर कभी क्या होती है कि अगर ठेले वाला 10 रुपए केजी या 20 रुपए केजी बेच रहा हो, तो भी अरे 5 रुपए कम करो। तो यहां पर यह होता है। लेकिन अगर कंपनियां सॉस बनाती है, उनको पता है कि उनको लाभ होगा, तो वो चाहेगी कि मार्केट में किसान के माल की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। तो किसान को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा, उसका लाभ कहां मिलेगा, किसान को भी मिलेगा। साथ में हमारी जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगी। हम जो वैल्यू एडिशन के लिए जो सामान मंगवाते हैं, जो हम कई खाने की जो चीजें मंगवाते हैं बाहर से, वो भी कम हो जाएगा बाहर की कंपनियों से जो। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। साथ में क्या हुआ यहां पर, किसान और कृषि क्षेत्र में और ताकतवर होकर उभरेगा किसान। तो ये सभी बात, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कानूनी जो बाधाएं हैं उनको भी खत्म करने का यहाँ बात की जा रही है, और इसके लिए हमने 2 अध्यादेश भी जारी किए हैं। यहाँ पर जो कृषि विकास में मील का पत्थर साबित होंगे, मींस 1 लाख करोड़ का जो कृषि फंड है, यहाँ पर जो अध्यादेश 2 है वो कौन कौन से मैं बताऊंगा। एक है एपीएमसी में चेंज कर दिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। अब क्या होगा, कोई भी किसान पूरे देश में कहीं पर भी जाके अपनी फसलें बेच सकता है। दूसरा है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, मैंने पहले भी बताया था, उसके तहत जो स्टॉक होल्डिंग थी, उससे ज्यादा कोई व्यापारी स्टॉक नहीं कर सकता था, उसको हटा दिया गया। अब व्यापारी कितना भी स्टॉक कर सकता है। तो ये जो 2 प्रॉब्लम थी उनको हटा दिया। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत क्या होगा, सरकारी समिति, किसान समूह, एपीएफओ मींस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उद्यमी और स्टार्टअप को अनुदान दिया जाएगा, मींस उनको राशियां दी जाएगी। इससे क्या बनेगा, कोल्ड स्टोर, कोल्ड चेन, भंडारण की सुविधा दी जाएगी, साइलोज, ग्रेडिंग, पैकेजिंग इकाइयां, ई मार्केटिंग पॉइंट्स बनेंगे। साथ में फलों को पकाने के लिए चैम्बर्स, वैक्सिंग प्लांट, और ये सभी बनाए जाएंगे।
और बताया कि 2 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को ब्याज में और साथ में जो पैसा दिया जाएगा, इसका जो ब्याज लिया जाएगा, ब्याज में भी काफी कम रियायती दी जाएगी और ये योजना 10 वर्षों तक के लिए होगी। सभी किसानों को किसान क्रेडिट से लेस करने का लक्ष्य है ताकि रियायती दरों पर उनको भी ऋण प्राप्त हो सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं और साथ में लेकिन सरकार के इस बड़े फैसले से प्राइवेट सेक्टर के लिए क्षेत्र आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, ये सभी कहना है, ये सभी कहना है। तो ये सभी पॉइंट्स है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इन सभी को तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको आप अपने राइट डाउन कर सकते हो, किसमें, कॉपी में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले समय में क्या होगा कि अगस्त से क्या होगा, अगस्त से ई कॉमर्स कंपनी अब ये बताएगी कि उनका सामान कहां बना है, कितना परसेंट चाइना में बना है, कितना परसेंट किस देश में बना है। ये जब हो जाएगा तो अब आगे आने वाले समय में क्या होगा, आप आसानी से जब ई कॉमर्स, चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजन हो, यहां पर जब आप सामान खरीदने जाओगे तो आपको क्या होगा, पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सामान हम खरीदे, कौन सा सामान नहीं खरीदे। जिसमें इंडिया का ज्यादा सामान लगा हुआ उसको खरीदेंगे, बाकी नहीं खरीदेंगे। आप चलते हैं, डब्ल्यूएचओ से औपचारिक रूप से बाहर हो गया कौन, अमेरिका, और ये हमने देख लिया कि डब्ल्यूएचओ क्या है और रीजन क्या था, ये भी देखा कि डब्ल्यूएचओ और चाइना के बीच में, डब्ल्यूएचओ और अमेरिका के बीच में चाइना को लेकर थोड़े मतभेद हुए, उनको लेकर, ये सभी बात थी इंपॉर्टेंट यहां पर। और आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं माय डियर फ्रेंड्स, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। चलते हैं आगे, यहां पेज नंबर 12, नो नीड टू रीड। अगर आपको अच्छा लगता है गेम्स स्पोर्ट तो आप पढ़ सकते हो, बाकी यहां पर कोई काम का नहीं है। चलते हैं पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पर भी यहां कोई काम का नहीं है। बस इतना सा याद रखना कि जो लास्ट देश बना था माय डियर फ्रेंड्स, जो सबसे लास्ट देश बना था वो था साउथ सुडान। तो ये याद रखना कि आज के दिन 2011 में अफ्रीका का जो सूडान था उसके 2 हिस्से कर दिए, और जो एक नीचे वाला देश है अफ्रीका, अगर यहां पर है तो उसके नीचे साउथ सूडान एक और बना दिया। सूडान के 10 दक्षिणी राज्यों को मिलाकर एक रिपब्लिक ऑफ सूडान बना दिया यहां पर। तो ये इतना से याद रखना, 2011 में एक लास्ट देश जो बना था दक्षिणी सूडान था, जो यूएन का मेंबर बना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आता है लेक्चर तो लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें, एंड साथ में कमेंट में, मैं तो ये भी नहीं करा, आई डजंट वांट कि आप बड़े बड़े कमेंट करो जिसमें लिखने में आपको भी प्रॉब्लम हो और मुझे भी पढ़ने में प्रॉब्लम आए, तो मैं तो खुद भी नहीं चाह रहा। बट आप देखा होगा कि डियर फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट्स का सभी का क्या देता हूं, जवाब, चाहे लेट हो जाए लेकिन देता हूं। इसलिए आप, अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लाइक जरूर करें। साथ में अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो आप नीचे लिख सकते हो कि सर मुझे ये बताइए, और अगर पसंद आता है लेक्चर तो सीसी मिस क्रिस्टल क्लियर आप लिख दो, अगर कंफ्यूजन रहता है सी, और उसके साथ लिख दो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी के साथ, और एक मैंने आपको और बताया था कि इतना सा तो आप कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स कि अपने व्हाट्सएप या कोई भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे आप फेसबुक चलाते हो या अन्य कोई चलाते हो, तो वहां पर आप इस पर्टिकुलर जो चैनल है स्टडी विद पीएन शर्मा, इसके लिंक को आप शेयर कर सकते हो। इतना सा आप मेरे लिए कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, इतना सा आप मेरे लिए कर सकते हो। और आप में से कोई भी व्यक्ति अगर मेरा मैपिंग का क्लास करना चाह रहा हो, मैपिंग का क्लास यहां पर भी स्टार्ट करेंगे, यहां पर भी अपने चैनल पे भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में मैं मैपिंग की क्लास कहां पर ले रहा हूं, यहां पर स्टडी आईएएस। तो अगर आप में से कोई देखना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स स्टडी आईएएस पर, और साथ में यहां पर द हिंदू में मैं पढ़ाता हूं, किसी को द हिंदू करना यूपीएससी के लिए तो वो भी 7:30 बजे मुझसे जुड़ सकता है, सुबह 7:30 बजे लाइव स्टडी आईएएस पर। साथ में ही मैपिंग की क्लास आज होगी शाम को 6 PM को स्टडी आईएएस पर, स्टडी आईएएस। तो आप जाकर खोजना स्टडी आईएएस, वहां पर आप देखना कि 6 PM को वहां पर लगा हुआ लाइव क्लास होगी मैपिंग की यूरोप। तो ये सभी का फायदा आप उठा सकते हो, मैं ही पढ़ा रहा हूं वहां पर, वो उन सभी का फायदा ले सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए आप बेहतर करिए, पढ़िए, और साथ में नोट्स जरूर लिखो। नोट्स थोड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं उनको आप लिखना। साथ में पेपर आपको खुद को पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं रहा कि सर ने बता दिया बस काम हो गया, नहीं। पेपर को एक बार आप अपनी निगाहों से देखना है, उसके बाद मैंने जो पढ़ाया उसको देख लो, तब जाकर आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस। थैंक यू।